आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन की। एल्डिहाइड कीटोन की निर्माण की विधियां हम लोगों ने पढ़ ली थी। एल्डिहाइड कीटोन की निर्माण की विधियों के साथ साथ हम लोगों ने उनके रासायनिक गुणों का भी अध्ययन किया था। तो रासायनिक गुणों में अगर हम बात कर लें तो हमने सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया पर चर्चा की थी। योगात्मक अभिक्रियाओं में हम लोगों ने देखा था कि एल्डिहाइड और कीटोनों पर अगर HCN या सोडियम बाई सल्फाइड का, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, इनका सबका योग करके दिखाया। फिर इसके बाद में विस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी। विस्थापन अभिक्रियाओं में हमने हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन, सेमी कार्बोनेट, PCl5, इनसे आपको रिएक्शन पढ़ाएं। इसके बाद में हमने एल्किल हैलाइडों की वगैरह वगैरह जितनी भी अभिक्रियाएं थी वो लगभग सारी पढ़ ली थी। तो आज हम लोगों को उसके आगे एक और अभिक्रिया सीखनी है, क्लेजन-श्मिट अभिक्रिया। आज बच्चों हम लोगों को सीखना है क्लेजन-श्मिट। क्लेजन-श्मिट अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, उसकी अभिक्रिया एलिफैटिक एल्डिहाइड से कराते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया एलिफैटिक एल्डिहाइड से कराते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड में हमने जैसे ले लिया C6H5CHO, और एलिफैटिक एल्डिहाइड में हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड लेंगे। ये हमारा है एलिफैटिक एल्डिहाइड। इनके आपस में रिएक्शन कराएंगे तो ये H2O का निराकरण हो जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। ये बेटा क्या बना, ये देखो मेन ग्रुप तो ये हो गया एल्डिहाइड। इससे पहला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन, और उससे पहले वाला बीटा कार्बन, और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है। इसका मतलब अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बना है। अब बच्चों क्लेजन-श्मिट के बाद में हम लोग बात करेंगे आज पढ़नी है हम लोगों को NONGL अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम लोग करते ये हैं कि एल्डिहाइडों की अभिक्रिया सक्रिय मिथिलीन वाले यौगिक से कराते हैं। देखो जरा, और चलो ये ले लिया CH3CHO, ये हमने लिया इसका, यह एसीटल्डिहाइड। क्या है बच्चों, ये एसीटल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड। और एसीटल्डिहाइड की रिएक्शन आप सक्रिय मिथिलीन यौगिक से करा दो, सक्रिय मिथिलीन यौगिक से। आइए चलिए इसकी रिएक्शन कराते हैं इससे। जब इसकी रिएक्शन कराओगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना जरा, ये इतना पार्ट तो यहाँ से निकल जाएगा और ये अटैच हो जाएगा इससे CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और इनके बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, डबल बॉन्ड C, इधर हो जाएगा COO C2H5 COO C2H5। C2H5। अब देखिए इसके बाद में क्या होगा, अब इसका हम कराएंगे जल अपघटन। क्या कराएंगे,
जल अपघटन, HOH से ऊपर और HOH से नीचे इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस करा देंगे रिएक्शन। तो होगा क्या बच्चों, इसमें होता क्या है देखिए जरा, C2H5 ये OH से रिएक्ट करके बनाएगा C2H5OH। इधर ध्यान देना, C2H5 रिएक्ट कर लेगा OH से बनाएगा C2H5OH और H इसी से एडजस्ट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा H। चलो देखते हैं क्या बन जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C और इधर हो जाएगा COOH, इधर भी हो जाएगा COOH। ये हो गया COOH। बच्चों थोड़ा छोटा करे दे रहे हैं इसको ताकि हमारा रिएक्शन पूरा आ जाए। अब देखिए, अब इसके बाद में आगे क्या करते हैं, आगे हम इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे। जब इसको हीट कर देंगे तो देखो हीट करने पर क्या होगा, यहाँ से ये इतना पार्ट, ये CO2 यहाँ से निकल जाएगा। क्या होगा, ये CO2 यहाँ से निकल जाएगा माइनस CO2। तो अब बन क्या रहा है देखो जरा, CH3 और ये वाला H इसी से एडजस्ट हो जाएगा तो सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ये वाला H इसके पास में आ जाएगा CH और सिंगल बॉन्ड COOH, ये बना। अब जरा देखो, ये आपका मेन ग्रुप है, ये कार्बन अल्फा और ये बीटा, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, यानी ये हो गया अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक, या इसका हम लोग बहुत ही फेमस नाम है क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड, ये बना। तो बच्चों ये रही आपकी नॉवल जेल रिएक्शन जिसमें आप लोगों ने एसिटाल्डिहाइड से क्रोटोनिक एसिड बनाया। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। अब बच्चों हम लोगों को पढ़नी है, अगली हेडिंग डाल दे रहे हैं। अब बच्चों हम लोगों को पढ़नी है रिफॉर्मिस्टकी अपक्रिया, रिफॉर्मिस्टकी अपक्रिया। ये बच्चों क्या होती है रिफॉर्मिस्ट की, आओ चलो समझते हैं। इसमें क्या करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोनों की, मतलब कोई भी कोई भी कार्बोनिल यौगिक लेंगे और कार्बोनिल यौगिक लेने के बाद में उस कार्बोनिल यौगिक की रिएक्शन आपको जिंक के साथ अल्फा ब्रोमो एस्टर से करा देनी। तो चलिए इसमें करा के देखते हैं। चलिए हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, ये हमारा एल्डिहाइड है। इस पर आपको जिंक प्लस अल्फा ब्रोमो एस्टर, तो BrCH2 COOC2H5 इसकी रिएक्शन करानी। तो होगा क्या, आओ चलो देखते हैं होगा क्या। देखिए ये जिंक और ये Br, ये दोनों इससे अटैच हो जाएंगे और ये इससे अटैच हो जाएगा। तो देखो आगे क्या बनेगा, देखते हैं बच्चों। CH3 सिंगल बॉन्ड C,
देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, और बच्चों इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा जिंक और ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा OZnBr, और इस साइड अटैच हो जाएगा ये वाला CH2 COOC2H5, ये हो जाएगा। अब बच्चों इसके बाद में आगे फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O से इसका जल अपघटन कराएंगे, नीचे भी करा लीजिए। H2O से जब जल अपघटन कराएंगे इसका तो जल अपघटन कराने पर क्या बनता है, ध्यान देना बच्चों, ये वाला इतना जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से H+ को लेकर पृथक हो जाएगा, OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और इधर देखिए जरा, इधर ये जो आपको C2H5 दिख रहा है, ये इस OH से रिएक्शन करके बनाएगा C2H5OH। तो फाइनली बनेगा क्या, बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH, और सिंगल बॉन्ड CH2COOH, क्या बना CH2COO, ये वाला H यहाँ पर अटैच हो गया। अब बच्चों इसका नाम चलो जान लेते हैं। देखिए ये तो हो गया आपका मेन ग्रुप, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो बीटा नंबर पर, बीटा कार्बन पर OH जुड़ा है, इसीलिए इसको बीटा हाइड्रोक्सी हम लोग बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल। रिफॉर्मिस्ट की रिएक्शन में एल्डिहाइडों या कीटोन भी यहाँ पर आप ले सकते हो। तो एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया जिंक के साथ अल्फा ब्रोमो एस्टर से कराने पर एक आपको योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। इस योगात्मक यौगिक का जल अपघटन कराने पर, क्या कराने पर, जल अपघटन कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल आपको प्राप्त होता है। तो बच्चों ये अभिक्रियाएं हमने आपको पढ़ाई, एल्डिहाइड और कीटोन जो एक साथ साथ अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते थे, उन पर कुछ ही रिएक्शन आपकी रह गई थी, जैसे नोवन-जीएल वाली रह गई थी, रिफॉर्मिस्ट की रह गई थी, क्लीजेन-सिमिट रह गई थी, तो वो सारी हमने आपको अभिक्रियाएं बताई। तो अब बच्चों इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो कि अभिक्रियाएं केवल और केवल एल्डिहाइड प्रदर्शित करता है, उन अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए इसके बाद में आगे, इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों का, लो हटे जा रहे हैं। हाँ बच्चों, तो अब हम लोगों को पढ़नी है अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो तो हम शायद पढ़ा चुके हैं, हाँ कैनिजारो पढ़ा चुके हैं, कैनिजारो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगी। इसके बाद में आज आपको पढ़ना है अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया से अभिक्रिया, चलिए आओ अमोनिया से सीखते हैं, अमोनिया से अभिक्रिया। देखो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ दें, बाकी जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, उनकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर एल्डिहाइड अमोनिया मिलता है। देखिए ये आपका है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये आपका एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की अभिक्रिया हमें करानी है अमोनिया से, ये रहा हमारा अमोनिया। तो जब हम इस पे एल्डिहाइड पर अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है, ये इससे अटैच हो जाएगा और ये इससे अटैच हो जाएगा, एल्डिहाइड अमोनिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड अमोनिया बन जाएगा।
देखिए जरा किस प्रकार से, R सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, H इधर हो जाएगा, OH इधर हो जाएगा, NH2। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड अमोनिया, एल्डिहाइड अमोनिया। लेकिन अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराएं, किसकी अभिक्रिया कराएं, तो एल्डिहाइड में हो गया, कोई भी एल्डिहाइड लेंगे अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, एल्डिहाइड अमोनिया बनेगा। लेकिन अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करा दें, किससे करा दें, अमोनिया से करा दें, तो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसको हम यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। आओ चलो बच्चों देखते हैं रिएक्शन। 6HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन हमें करानी है अमोनिया से। किससे रिएक्शन करानी है आपको, अमोनिया से। इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे। जब अमोनिया से कराएंगे तो बनेगा क्या, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या बनेगा, ये CH2 आपको कितने दिख रहे हैं, ध्यान देना जरा, CH2 कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखो जरा, CH2 6, और N कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। ये आपस में अटैच हो जाएंगे, या आपस में अटैच होकर क्या बना लेंगे, जरा देखना, ऐसे लिखेंगे CH2 का होल 6, क्या बनेगा, CH2 का होल 6, और ये N4 इससे अटैच हो जाएंगे, N4 प्लस, अभी क्या बच रहा है, 4 3 12 H बच रहे हैं और 6O, तो 12H और 6O मिलकर बनाएंगे 6H2O। ये जो बना है इसका नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन जो बना, इसका नाम क्या है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या इसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं। जब मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में इसी नाम से इसको बेचा या खरीदा जाता। ये अब बच्चों कई बार इसकी स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है। आइए चलिए इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर में देखो जरा, CH2 कितने हैं, 6, और N कितने हैं, 4। तो चलिए इधर देखिए, एक पहले हमने हम यहाँ पर चलिए N रख ले रहे हैं, N, इधर कार्बन, फिर इधर N, फिर इधर N, फिर कार्बन। अब बच्चों कार्बन गैस CH2 है तो पूरा CH2 रखो। यहाँ पर हमने रखा CH2, क्या रखा, CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर यहाँ पर भी आपको क्या रखना है, CH2। और अब इसके बाद में अभी कितने N प्रयोग कर लिए हैं आपने प्रयोग कर लिए 3 N और 3 कार्बन। अभी 3 कार्बन और चाहिए और 1 N। चलिए देखिए इसके बाद में, देखिए यहाँ CH2, यहाँ
CH2, यहाँ CH2 और बीच में रख देंगे N को। अब इनको अटैच कर दीजिए आपस में। तो ये स्ट्रक्चर है यूरोटोपिन की। ये कहाँ से चला गया, CH2। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर है यूरोटोपिन की, ध्यान से समझो जरा। यूरोटोपिन में आपको CH2 कितने रखने थे, 6। तो 1 2 3 और एक 4 एक 5 एक 6, 6 हो गए आपके CH2। N कितने रखने थे, 4। तो 1 2 3 4। अच्छा N की टोटल वैलेंसी कितनी होती है, N की वैलेंसी होती है 3। तो देखो हर एक N की देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और इस वाले की 1 2 3। तो मतलब N की वैलेंसी कंप्लीट है। आ जाओ कार्बन की टोटल वैलेंसी 4 होती है। तो 1 2 और 2 हाइड्रोजन से, इधर वाले की देखो 1 2 और 2 हाइड्रोजन से, 1 1 2 और 2 हाइड्रोजन से, सबकी कंप्लीट है। तो कुल मिला के यूरोटोपिन की ये स्ट्रक्चर है। यूरोटोपिन की स्ट्रक्चर आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको यूरोटोपिन की स्ट्रक्चर और यूरोटोपिन कैसे बनाया जाता है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हाँ तो बच्चों यूरोटोपिन की स्ट्रक्चर के बाद में ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। यूरोटोपिन की स्ट्रक्चर के बाद में अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइडों में हम लोगों ने जितनी भी मोस्टली यूपी बोर्ड परीक्षा में रिएक्शंस पूछी जाती थी एल्डिहाइड और कीटोनों की, वो लगभग हम लोगों ने अपने सारे वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों को करना क्या है, जो आपके सारे वीडियो बनाए गए हैं वो केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। उनसे आपको निश्चित रूप से यूपी बोर्ड परीक्षा को कंप्लीट करने में और अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बस आपको करना क्या है कि जो भी आपको जितने भी वीडियो आप लोगों को इस ग्रुप में डाले गए हैं, आपको उनको देखना है, एक बार देखना है और उसके बाद में उसको जो उसमें बताया जाए उनको आपको कॉपी पेन लेकर नोट करना है। कॉपी पेन लेकर नोट जरूर कर लेना है, क्योंकि अब जब हमारे पास में परीक्षाएं, अभी देखो अभी तो हमारे पास में थोड़ा बहुत समय है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। फिर जब हमारी परीक्षाएं नज़दीक आ जाएंगी तो बार बार वीडियो देखने का हमारे पास में समय नहीं होगा, क्योंकि वीडियो होता है लंबा। तो तब क्या काम आएगा, तब हमारे द्वारा जो बनाए गए नोट्स हैं वो काम में आएंगे। तो इसलिए वीडियो आप देखिए, लेकिन वीडियो के साथ साथ वीडियो में जो बताया जाए उसको कॉपी पेन से नोट जरूर कीजिए, क्योंकि जब परीक्षाएँ आती हैं नज़दीक फिर हम लोग वीडियो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वीडियो होता है आधा घंटा का या 1 घंटा का, वीडियो लंबा होता है और हमारे पास में इतना समय नहीं होता। तो तब हमें कैसे पढ़ेंगे, तब हमारे नोट्स काम आते हैं। तो इसलिए वीडियो में जो बताया जाए उसको आप एक पेन कॉपी की मदद से आप नोट करते रहिए, तैयार करते रहिए। तो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोनों के बनाने की विधियाँ और रासायनिक गुण लगभग हम लोगों ने पूर्ण रूप से ख़त्म कर लिए हैं यूपी बोर्ड सिलेबस के हिसाब से। जितने यूपी बोर्ड सिलेबस में हैं उनको सबको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग आगे बात करेंगे। इसके बाद में हम लोगों को आगे पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्लों के विषय में। किसके विषय में पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के विषय में। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान देना बच्चों। बच्चों अब हम लोगों को एल्डिहाइड कीटोनों के बनाने की विधियाँ, रासायनिक गुण, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में हमारा नेक्स्ट पड़ाव आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल खत्म होने के बाद में अभी हम लोग एलिफेटिक की बात करें, फिर हम लोग एरोमेटिक की बात करेंगे। तो अब हम लोग आज से कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल किसको कहेंगे,
जिस कार्बन श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड COOH समूह उपस्थित होता है। कौन सा समूह? सिंगल बॉन्ड COOH समूह उपस्थित होता है, उन यौगिकों को कार्बोक्सिलिक समूह का यौगिक कहते हैं। मतलब जिस कार्बन श्रृंखला में क्या उपस्थित होता है? सिंगल बॉन्ड COOH समूह उपस्थित होता है, तो ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह का यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हो कि वे एलिफैटिक यौगिक जिनका क्रियात्मक समूह COOH होता है क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, वे एलिफैटिक यौगिक जिनका क्रियात्मक समूह COOH होता है क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे RCOOH, ये क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल। जहाँ R क्या है? R है कोई कार्बन चेन वो है। अब आपकी ऐसी भी कार्बन चेन हो सकती है, इससे भी COOH जुड़ा हो सकता है। ये कार्बन चेन ऐसी भी हो सकती है, इससे COOH जुड़ा हो। मतलब किसी भी, या अगर चेन ना हो तो आप ऐसे भी लिखा मिल सकता है। R की पोजीशन पर आप कितने कार्बन, कोई भी कार्बन कुछ भी हो सकते हैं, तो ये सभी क्या हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब जिनमें जिस कार्बन श्रृंखला में COOH समूह उपस्थित होता है। कौन सा समूह उपस्थित होता है? COOH समूह उपस्थित होता है, उन यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण। चलिए जरा देख लीजिए। तो देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जा सकता है? पहले तो आओ चलो ये समझते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हमने बताया R सिंगल बॉन्ड COOH, ये। तो इसका वर्गीकरण आप दो आधार पर कर सकते हो। इसका वर्गीकरण कितने आधार पर कर सकते हो आप? दो आधार पर। एक तो कर सकते हो इसके आधार पर, यानी एल्किल समूह के आधार पर आप इसका वर्गीकरण कर सकते हो, और दूसरा वर्गीकरण आप कर सकते हो COOH समूह के आधार पर। कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण आप दो प्रकार से कर सकते हो, एक तो एल्किल समूह के आधार पर और एक COOH समूह के आधार पर। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण COOH समूह के आधार पर। तो लिखेंगे COOH समूह के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। नंबर एक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल एक COOH समूह, मतलब कार्बन श्रृंखला से केवल एक COOH समूह उपस्थित जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्लों को हम लोग मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। जैसे RCOOH या CH3COOH या HCOOH। बच्चों देखिए जरा, इसमें भी एक COOH, इसमें भी एक COOH, इसमें भी एक COOH। जिनमें एक COOH होता है उसको मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल की। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है? इनमें क्या होता है? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में दो COOH समूह उपस्थित होते हैं।
जैसे ये लिखा है तो ये आपका है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और बच्चों जब 2 से ज़्यादा हो जाएं, 2 से ज़्यादा हो जाएं तो फिर वो पॉली कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल जब 2 से अधिक COOH हो जाते हैं तो उसे पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। जैसे CH2 COOH, CH COOH, CH2 COOH। तो मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, जरा इसको ध्यान समझो। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल किन्हें कहेंगे? वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल और केवल एक COOH समूह उपस्थित होता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद में डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहेंगे? तो वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 2 COOH समूह उपस्थित होते हैं। पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहेंगे? जिसमें 2 से अधिक COOH समूह उपस्थित हो, उसे हम पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं वर्गीकरण। हम लोग पढ़ रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण। वर्गीकरण 2 आधार पर बताया। एक तो हमने COOH समूह के आधार पर बताया, दूसरा एल्किल के आधार पर बताया। तो COOH समूह के आधार पर इसका जो भी वर्गीकरण था वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसके बाद में एल्किल समूह के आधार पर और आगे वाला जो कुछ भी है वो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ में और एंजॉय करते रहिए, जो पढ़ाया जा रहा है इससे सीखते रहिए। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।